स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, याद है ना कोविड के बाद पोस्ट गलवान क्लैश इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के लैंड बॉर्डर्स शेयर करने वाले नेबर्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड को थोड़ा मुश्किल बना दिया था। यानी कि गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले रही थी। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के इंडिया के लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले नेबर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ये स्पेशली टारगेट किया जा रहा था चाइनीज़ कंपनीज़ को, ताकि पोस्ट कोविड रिकवरी में कहीं चाइनीज़ कंपनीज़ फ़ायदा उठा के इंडियन कंपनीज़ का होस्टाइल टेक ओवर ना करने लगे, स्पेशली इंडिया की स्ट्रैटेजिक सेक्टर लाइक फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज़ का। बट क्या इंडिया के पास आज भी या उस समय भी इतनी पावर थी कि अगर चाइना रिटेलिएट करे तो क्या हमारी इंडस्ट्री सफोकेट कर जाएगी या उभर के बाहर आ पाएगी? इन दोनों बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में यह देखा गया है कि चाइनीज़ लगातार किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मुट्ठी बंद कर रहे हैं। यानी चाइना से आने वाले एक्सपोर्ट्स को कम किया जा रहा है इंडिया में, स्पेशली इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाने वाला एक्सपोर्ट चाइना से। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हो तो जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें टनल के लिए एक मशीन बनाई गई थी, मंगाई गई थी कहाँ से? जर्मनी से, बट वो बन के आनी कहाँ से थी? चाइना से। आनी कब थी? अक्टूबर 2024 में। आज तक नहीं आई है। अब तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे बात जा चुकी है। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। इसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हम वो देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आपके जीएस पेपर 3 और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल दोनों के लिए अच्छा है, और ओवरऑल आपका डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज द ड्रैगन्स न्यू गैम्बिट काउंटरिंग चाइनाज इकोनॉमिक चोकहोल्ड ऑन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है अब हम लोग वो देखते हैं। इट इज टाइप ऑफ अ वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। इसको अगर इकोनॉमिक थ्योरी से समझना हो ना, तो इस इकोनॉमिक थ्योरी को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी। इसका मतलब है कि एक कोर होता है, जैसे चाइना आज दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग कोर है, और उसके अराउंड जितनी कंट्रीज हैं जो भी उसके डिपेंडेंट्स हैं, वो तब तक ग्रो नहीं कर सकते, या वो उतना ही ग्रो कर सकते हैं जितना ये कोर चाहता है। क्या ये वेपनाइज्ड ये डिपेंडेंसी थ्योरी अब चाइना के लिए, क्योंकि हम उनके नेबर्स हैं और एडवर्सरीज भी, तो क्या ये डिपेंडेंसी वेपनाइज्ड डिपेंडेंसी हो गई है? यानी कि जानबूझ के इंडिया की ग्रोथ को 10 साल 5 साल स्लो करना, क्या ये एक नया तरीका है, नई टैक्टिक्स है? ये क्या एक टैक्टिकल वॉरफेयर तो नहीं? तो ये इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? दैट वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो डोमिनेंट कंट्रीज होती हैं वो अपने शेयर्ड नेटवर्क्स के थ्रू जो अपनी डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जैसे चाइना के ऊपर इंडिया या दुनिया की कई सारी, यानी दुनिया भर में जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही। ठीक है, इसको हम हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। यानी ये हब है और इससे जुड़ी हुई कई सारी कंट्रीज होंगी जो स्पोक्स होंगी। तो जब तक ये हब सप्लाईज नहीं करेगा, सप्लाई चेन इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा किसी भी डिपेंडेंट कंट्री का। और चोक पॉइंट इफेक्ट क्या है? चोक पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जानबूझ के ऐसे स्लो डाउन्स को क्रिएट करना या चोक पॉइंट्स को क्रिएट करना जो स्क्वीज कर दे, मतलब निचोड़ के रख दे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। जैसे हमको ईवीज बनानी है, हमको 2030 तक दुनिया का 4th लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर बनना है। ईवी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसकी बैटरी सेल, जो चाइना से आती है। ऑलमोस्ट 80 to 90% ईवी सेल वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, बट उस फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की दवाइयों को बनाने के लिए एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चाइना से आता है। अगर वो रोक देगा तो हम दवा बना के बाहर बेचेंगे कैसे? दैट स्क्वीज टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, द डेलिबरेट स्क्वीज, इसको बोलते हैं हम चोक पॉइंट इफेक्ट। गोल क्या है चाइना का? इसको लेवरेज करें और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर सकें। खासकर इंडिया, क्योंकि दुनिया भर में पोस्ट कोविड जो चाइना +1 पॉलिसी इस समय पूरी दुनिया देख रही है, उसमें इंडिया सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे पास लेबर भी है, चीप लेबर है, हम बड़ी कंट्री है, हमारे पास पोर्ट एक्सेस है, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है और ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इतना सब कुछ फेवर में है इंडिया के। इसीलिए चाइना कहीं इंडिया और तेजी से आगे ना ग्रो कर जाए और एक बड़ा एडवर्सरी ना बन जाए, बोथ इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री, सारे लेवल्स पे। इसलिए यहाँ पे स्क्वीज बढ़ाई गई है।
वो क्या क्या है अब हम लोग बात करते हैं, उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमारा जून का प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो गया है, ठीक है। ये 30th जून से लॉन्च होगा, ठीक है। लॉन्च क्या हुआ है, एडमिशंस आर ओपन नाउ, देखो एडमिशन ओपन है, 30th जून को ये बैच लॉन्च होगा। इसके साथ साथ आज से हमारी मॉनसून धमाका सेल भी चालू हो गई है। हमारी मंथ एंड सेल है, इट कम्स एवरी मंथ। अब इस मंथ एंड सेल का आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि सेल 30th जून को ख़त्म होगी, यानी जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट होगा उसी दिन ये सेल ख़त्म होगी। तो बैच स्टार्ट से पहले अगर एडमिशन में थोड़े ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हो तो यूज़ करो कोड HS Live, शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव। हाई स्कोर लाइव यानी HS Live को अगर तुम यूज़ करोगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक कोर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और कौन सा कोर्स आपको लेना है, द प्लैटिनम बैच, द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लैटिनम बैच। वाई, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें आपको सिर्फ लाइव क्लास नहीं मिलेगा, इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और इसमें आपको PYQs भी मिलेंगे, और वैलिडिटी तो ज़्यादा है ही। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे इन केस आपको पुरानी चीज़ें देखनी है या कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, यानी बेसिक क्लासेस के लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे। सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 30th जून वाला जो बैच है, प्रतिज्ञा बैच, उसके साथ साथ हमारा सेल चालू है, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है प्लैटिनम बैच पे। अराउंड 17,999 का आपको प्लैटिनम बैच, 17,999 इफ़ यू विल यूज़ द कोड HS Live, शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव, ठीक है। और दिक्कत है एडमिशन में तो तुरंत टीम को कांटेक्ट करो, 764000 पे कांटेक्ट करो टीम को एंड दे विल हेल्प यू इन एडमिशंस। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सिर्फ सर्च क्या करना है, हिप्पोनॉमिक्स, हिप्पोनॉमिक्स सर्च करो। इस सेशन के PDFs हुए और कोई रिलेवेंट टॉपिक्स हुआ, रिलेवेंट न्यूज़ हुई, वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ आपकी डाउट क्लियरिंग के लिए भी, ओके। तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो और कॉल माई टीम, दे विल हेल्प यू टू गेट एडमिशंस एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। कौन सा यूज़ करना है कोड HS Live, बस याद रखो, ठीक है। अब वापस आते हैं पढ़ाई लिखाई पे। द लीगल वेपन चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ 2020, चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ 2020, ये एक नया लॉ था, यानी मतलब आपका कोविड के बाद ही आया है 2020 में। ये चाइना को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक पावर प्रोवाइड करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वहाँ की प्रोवाइड करता है कि कभी भी चाइनीज स्टेट ब्लॉक कर सकता है कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सर्विसेज, कोई भी गुड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अपने नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए कोई भी क्रिटिकल सर्विस को, कोई भी गुड्स को, कोई भी एक्सपोर्ट्स को कभी भी रोक सकता है। ये वहाँ का नया लॉ है। अब इंडिया कुछ भी इंपोर्ट कर रहा हो उसके ऊपर तो चाइनीज़ कभी भी ये कह सकते हैं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध में है और कभी भी रोक सकते हैं, उनका नेशनल लॉ है, ठीक है। इसमें समझने की बात क्या है, कंट्रोल लिस्ट क्या है, डुअल यूज आइटम लाइक मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अब डुअल यूज आइटम कैसे हो सकता है, EV के लिए जो आप गैलियम, जर्मेनियम, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को ले आते हैं, ये गैलियम एक्चुअली मिलिट्री रेडार के लिए भी यूज़ होता है, गैलियम बेस्ड रेडार के लिए। जो काम चार्जर बनाने के लिए यूज़ होता है जो मटेरियल, वही मटेरियल आपका रेडार बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो यानी डुअल यूज टेक्नोलॉजी मिलिट्री आइटम्स अगर आप बता दिए गैलियम को तो फिर वो इंडिया को आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट, यानी बीजिंग जो है दुनिया की किसी भी कंपनी को कभी भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है, यानी चाइना कभी भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है और उसके साथ ट्रेड खत्म कर सकता है, ठीक है। ये मोस्टली इंडियन फर्म्स और US के फर्म्स के लिए किया गया था, क्योंकि US ट्रेड वॉर कर रहा था, बार बार इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स लगा रहा था, तो ये चाइना का तरीका है इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने का। एंड यूज कंट्रोल भी, यानी कि ब्लॉक द एक्सपोर्ट इफ दे डोंट लाइक हाउ और वेयर इंडिया प्लान्स टू यूज इट, यानी जब मन हो, जैसे मन हो, ब्लॉकेड चाइना लगा सकता है एज पर देयर ओन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी, वहाँ हम लोग लड़ाई तो कर नहीं सकते जाके, सिंपल सी बात है। और ये आया क्यों, क्योंकि US का सैंक्शन लगा था। याद करो ट्रम्प साहब जब पहले बार राष्ट्रपति बने थे तब भी सैंक्शन लगाए जा रहे थे चाइना के ऊपर, तो चाइना ने वहाँ से सीखा तो अपने यहाँ एक नया बिल पास किया, एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ बिल 2020, ठीक। अब हम बात करते हैं इंडिया की। चाइना ने क्या किया वो तो हमने देख लिया, इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखो
गलवान क्लैश हुआ हो, चाहे कोविड आया हो, बहुत बार हम लोग के अंदर का नेशनलिज्म भी जागा होगा, लोगों को टीवी तोड़ते हुए भी देखे होंगे। बट दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ा है चाइना के साथ, लगातार। हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, ओवरऑल ग्लोबल इंपोर्ट हमने कम किया है, बट चाइना से इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है। हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं लेकिन चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, और लगभग $100 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट हो गया है इंडिया और चाइना के बीच। लगभग 99.2 इज लाइक $100 बिलियन, और अब तो उससे भी ज़्यादा होने वाला है। यानी कि हर $1 गुड जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हम $10 इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। इतना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है। उसके साथ साथ एक पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स ये है कि हम लोग क्या सोच रहे थे, नेशनलिज्म कॉल जब आई कि डीकपल करेंगे चाइना के साथ, हम अपने रिश्तों को, मतलब ट्रेडिंग रिश्तों को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, छोड़ने की कोशिश करेंगे, कोई और कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे गुड्स को। बट ये देखा गया कि हमारा डिपेंडेंसी लगातार बढ़ा है। और एक और दिक्कत हुई है, वो हम लोग आगे देखेंगे, कि हम पहले फिनिश्ड गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, जैसे टॉयज़, ठीक है। बट अब हमारी डिपेंडेंसी इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ी है। यानी अगर हमको अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री को भी बढ़ाना है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बढ़ाना है, उन इंडस्ट्रीज़ का डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर बढ़ गया है कि अगर चाइना से आया नहीं गुड्स, तो यहाँ पे उसमें वैल्यू ऐड करके ग्लोबली हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में हमारा इंपोर्ट 44% है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कहाँ से? चाइना से। और इस 44% में हम सिर्फ 15% का वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स, हमको बोला जाता है ना कि हम वो हैं ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। बट इस फार्मेसी को बनाने के लिए, इन दवाइयों को बनाने के लिए भी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, वो 70% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और अगर क्रिटिकल मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन की तरफ जाओगे तो उसमें हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस 90% है चाइना के ऊपर। यानी चाइना अगर बंद कर दे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, तो हमको कहीं और से लेना पड़ेगा, और वो कॉस्ट हमें 5 से 6 गुना ज़्यादा पड़ेगी। तो फिर हम नहीं रह पाएंगे ना कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीकन कंट्रीज सस्ती दवाइयाँ खरीदते हैं इंडिया से। जब दवाइयाँ सस्ती बनेंगी नहीं तो बेचोगे किसको? सोच के देखो ये बात, ठीक है। तो सेक्टोरल स्पॉटलाइट देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड एमएसएमईज क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो, चाइना कंट्रोल्स अराउंड 90% ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल जैसे जर्मेनियम, लिथियम, ठीक है, गैलियम, इसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है। उन्होंने पिछले 20 साल में, 20 years, in the last 20 years, they have focused only and only on controlling this rare earth minerals। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। ये सारे मिनरल्स इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी नॉन नेगोशिएबल है। ईवीज तो खैर बात की बात है, यानी लिथियम आयन चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, हमें मैन्युफैक्चर्ड बैटरी सेल चाहिए ताकि हम ईवी इंडस्ट्रीज को बढ़ा सके जो अभी नेसेंट स्टेज में है। बट उसके अलावा हमें गैलियम भी तो चाहिए, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी तो चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत किसकी है? चाइना की। इसके साथ साथ हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए या परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट रिजर्व। बट 5th लार्जेस्ट रिजर्व होने के बावजूद वी हैव नॉट बीन एबल टू इकोनॉमिकली वायबल तरीके से, वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट। इसके ऊपर भी हमारा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है। तो कंपास बनाना हो, आपको कुछ भी बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि एमएसएमई में क्या दिक्कत है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वाई? बिकॉज चाइना हमारा 96% अम्ब्रेलाज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यानी मोस्टली जो अम्ब्रेलाज इंडिया में बिकते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। यहाँ कोई ट्रेडिंग कंपनी है वो आगे बेच देती है। 58, 59, 60% ऑफ आवर ग्लासवेयर एंड अराउंड 50% ऑफ आवर टॉयज़। 50% ऑफ टॉयज़ इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो 80 था, अब कम से कम इंडिया में टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे शुरू हुई है। तो डिपेंडेंस ऑन चाइना कम हुआ है। नहीं तो आप याद करिए, जब पहले जो माउजर्स आते हों या कोई भी आप टॉयज़ लेते हो, कोई भी, इवन जो फ़ोन आता था जिसमें गाना बजता था,
वो सब कुछ चाइना से आता था, सब कुछ। इवन इंडियन सॉन्ग भी है तो वो भी। ये सब छोड़िए, गणपति की मूर्ति से लेके भगवान जी के या फिर कुछ भी आपके रिलीजियस आइटम्स भी कहाँ से आ रहे थे? चाइना से बन के आ रहे थे। आज भी आते हैं, कम हुए हैं बट आते हैं। इतनी डिपेंडेंस है हमारी चाइना के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी इंडिया की फैक्ट्रीज में भी जो चीज़ें बनती हैं उसका रॉ मटेरियल चाइना से ही सप्लाई होता है। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए, सम केस स्टडीज हम देखने की कोशिश करते हैं कि कब कब चाइना ने हमें थोड़ा सा टोपी पहनाने की कोशिश की है। सबसे पहला केस है आईफोन 17 केस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके ज़ुबान पे रहता है कि आईफोन बनने वाला है। तो ये जो आईफोन बनने वाला है वो बन कैसे रहा है? फॉक्सकॉन बनाती है आईफोन को, वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा रही है, लगा चुकी। अब इस फैक्ट्री में इंजीनियर्स को, वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए क्रिटिकल मशीन्स, वो सब चाइना से ही आनी थी। जो ट्रेनर्स थे वो भी चाइनीज़ थे। अब ये चाइनीज़ ट्रेनर जब ट्रेनिंग देने आए तो चाइना ने क्या किया? उन बैन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और वापस बुला लिया अपने उन इंजीनियर्स को जिनका काम था इंडिया में एप्पल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देना और एप्पल सप्लाई चेन वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। और ये भी बैन लगा दिया कि कोई भी ट्रेनिंग देने के लिए चाइना से इंडिया नहीं जाएगा। सच दैट ये जो एप्पल डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, करने की कोशिश कर रहा है अपने सप्लाई चेन इकोसिस्टम को, वो ना कर पाए। और सिर्फ ये नहीं कि चाइना आउट ऑफ स्पाइट ये कर रहा है, चाइना का एक बहुत बड़ा तबका ये पूरे के पूरे एप्पल इकोसिस्टम यानी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। लगभग 4.5-5 लाख लोग इस इकोसिस्टम के तहत, एप्पल के बनाए हुए इकोसिस्टम के तहत जॉब पाते हैं वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर का जो वर्कर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है एप्पल की इंडस्ट्रीज। ये भी एक दिक्कत है वहाँ पे। वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाना चाहते हैं और इसके लिए वो इंडिया के ऊपर विविध तरह के सैंक्शन लगाते रहते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है? एप्पल अपने हाई वैल्यू चेन को कहाँ लाना चाहता है? इंडिया में। आईफोन 17 से इंडिया में बनाना चाहता है, आईफोन 17 प्रो बनाना चाहता है। तो इंडिया को अपग्रेड कर रहा है फ्रॉम असेंबलर टू हाईटेक पार्टनर। यानी पहले क्या हो रहा था इंडिया में? बाहर से आते थे, चाइना से ही मैक्सिमम चीज़ें बन के आ रही हैं, इंडिया में असेंबल हो जानी, असेंबल्ड इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया। यानी वैल्यू एडिशन लगभग 17 अभी 7% के आसपास है, 7 to 9% इंडिया में एप्पल का। ओवरऑल देखोगे तो 15% टेलीकॉम सेक्टर का वैल्यू एडिशन है। यानी मैक्सिमम चीज़ें बन के आ रही हैं बाहर से, हम लोग असेंबलिंग कर रहे हैं और थोड़े बहुत जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, लगभग 15% के आसपास। ठीक है, तो चाइनाज एक्शन क्या है? ब्लॉक्ड स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, वहाँ से आने नहीं दिया। और साथ ही साथ चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भी वापस बुला लिया कि कोई ज़रूरत नहीं इंडिया में ट्रेनिंग देने की। स्ट्रैटेजिक गोल क्या है? कैपेबिलिटी डिनायल। बहुत बड़ी बात, यानी इंडिया को किसी भी तरह टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनने में हमें रोकना है। ये है चाइना की कोशिश। वो करेगा क्योंकि हम उसके एडवर्सरी हैं, वो करेगा। ठीक है, और भी केस स्टडीज देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनरल स्क्वीज। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया? जर्मन डिजाइन टनल बोरिंग मशीन को क्या किया है? ब्लॉक लगा दिया है, एम्बार्गो लगा दिया है। और क्यों जरूरी था? क्योंकि इंडिया में तुम देख रहे होगे ना, बहुत जगह आप लोग देख रहे होंगे कि मेट्रोज बन रही हैं, है ना, उसके साथ साथ बुलेट ट्रेन बन रही है। तो इन सब जगहों पे टनल बोरिंग मशीन्स की ज़रूरत थी फॉर फास्टर डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग मशीन की कंपनी चाइनीज़ है, नहीं, जर्मन कंपनी है। बट क्योंकि सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में हो रही थी। बट चाइना ने इसको एक्सपोर्ट होने नहीं दिया। अभी तक एक्सपोर्ट ऑर्डर आगे नहीं बढ़ाया है पोर्ट से। अब ये डिप्लोमेटिक लेवल तक जा चुका है बात। ठीक, they claimed that TBMs were for building strategic tunnels for faster military movement along the LAC। मतलब चाइना का ये कहना है कि वो रेलवे ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे टनल्स बनाने के लिए, रोड टनल्स बनाने के लिए, मेट्रो के लिए नहीं है, ये LAC पे मिलिट्री अब बढ़ाने के लिए चाइना इंडिया जाके वहाँ टनल खोदना चाहता है, इसलिए वी आर नॉट अलाउइंग इट। इसके साथ साथ याद है ना एक्सपोर्ट पॉलिसी जो ले आया था, उसी के तहत डुअल पर्पस impact directly impeded India's critical border infrastructure and also public infrastructure development। और मिनरल स्क्वीज क्या है? गैलियम, जर्मेनियम,
सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए, रेडार्स को बनाने के लिए इंडिया में ज़रूरी है, उसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी, बट उसको भी रोक दिया है। और उसके साथ साथ 7 की रेयर अर्थ मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड कोबाल्ट। अब इसकी वजह से क्या है, सप्लाई चेन में इशू, कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से नहीं खरीदना चाइना से तो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। अब चाहे वो जापान हो चाहे यूरोप हो, इन सब जगहों से आप खरीदेंगे तो लगभग 6 से 7 गुना आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल किसके ऊपर खर्चा आएगा, इंडिया के एक्सचेकर के ऊपर, इंडिया के रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि चाइना को तो जो करना था वो किया, अब इंडिया ने क्या किया। इंडिया लेके आया आत्मनिर्भर भारत एंड PLI स्कीम्स, बट इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हुई, हम लोग आगे देखेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत में डिफेंसिव वॉल्स बनाए, यानी कि सबसे पहले FDI बैन किया, स्क्रीनिंग ज़्यादा की, गवर्नमेंट अप्रूवल को मैंडेटरी किया, कहाँ से, बॉर्डर नेशन से। इसके साथ साथ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, और साथ ही साथ इंडिया में आपका देसी 5G 6G टेस्ट बेड तैयार हो सके, इसलिए हुआवे जैसी कंपनीज को एक्सक्लूड किया, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिया है हुआवे के ऊपर, तो इंडिया में भी वो सैंक्शन लागू रहा। ठीक है, एक और चीज़ हुई कि जो चाइनीज़ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं उनको इंडिया में प्लांट अगर लगाना है अपना, जैसे कार कंपनीज है, MG है, आपको BYD आने वाली है, ठीक है, तो ऐसी कार कंपनीज को ये मैंडेटरी किया कि इंडियन ओनर्स के साथ या इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी किया। प्रोएक्टिव पुश किया है, PLI स्कीम्स लेके आई गई है, कितने, 14 सेक्टर्स के लिए, कुछ ही में अच्छा परफॉर्म किया है बट 14 सेक्टर्स के लिए ले आए। उसमें से भी आउट ऑफ 1.95 लाख करोड़ अप्रॉक्स 1.61 लाख करोड़ हैज़ बीन यूज, मतलब 1.61 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर में है और फार्मा में, सबसे ज़्यादा टेलीकॉम और फार्मा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, उसके बाद EV आता है। तो हमारी सक्सेस स्टोरी कहाँ कहाँ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल APIs, क्योंकि API पे हमारा 70% डिपेंडेंस है, स्पेशली पेनिसिलिन, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है, तो पेनिसिलिन के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी अब धीरे धीरे इंडिया में बनना शुरू हुआ है। इट्स स्लो बट इट विल टेक ऑफ इन सम अमाउंट ऑफ टाइम, धीरे धीरे डिपेंडेंस कम करेंगे। बट फिर वही बात है कि हमारे पास 2 ही सेक्टर है दिखाने के लिए। ठीक, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड अगर देखा जाए PLI का कि असेंबली लाइन से हमें इकोसिस्टम में जाना है, तो वो इकोसिस्टम तो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आज भी इंडिया में जो मेड इन इंडिया फ़ोन हम लोग लेते हैं, सिर्फ 15% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या पुर्जे हैं जो इंडिया में बनते हैं। 85% इज स्टिल बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाहे वो चिप्स हो, मतलब ठीक है, क्वालकॉम चिप्स, चाहे वो आपका बैटरी सेल हो, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो कैमराज हो, सब कुछ चाइना से ही इम्पोर्ट हो रहा है। ये हम देखते हैं ना कि लो वैल्यू एडिशन है इंडिया में, only 15%, value addition of only 15% is being done in India. तो we have become a world class assembly hub, but हम कोई vertical integration नहीं कर पा रहे, आज भी नहीं। ये डॉक्टर रघुराम राजन का भी कहना था, क्योंकि हम वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी डिपेंडेंस हमेशा चाइना के ऊपर रहेगी, तो हमें सर्विसाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हाई स्किल लेबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हाई वैल्यू कंपोनेंट हो, जैसे चिप्स हुए, वो ताइवान से आ रहा है, भाई चाइना का ही पार्ट है। बैटरी सेल हुआ, चाइना से ही आ रहा है। कैमरा चाइना से ही आ रहा है। सब कुछ चाइना से ही तो ज़्यादातर ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ा है, क्योंकि भाई मोबाइल की डिमांड बढ़ी है ना इंडिया में, टीवी की बढ़ी है, तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो चाइना से आने थे उसका इंपोर्ट भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंज्यूमर डिमांड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कर रहा है, बट और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर वहाँ से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रहा है। इंडियन कंज्यूमर को कुछ भी चाहिए तो उसके क्रिटिकल कंपोनेंट वहीं से आएंगे, चाहे वो इंडिया की कंपनी ही क्यों ना बना रही हो, क्योंकि हमारे पास कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन सिस्टम अभी भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। अनइवन परफॉर्मेंस देखी गई है किसमें हमारी PLI स्कीम में, एक्सेप्ट टेलीकॉम और आपका फार्मा, चाहे वो ऑटो हो, ऑटोमोबाइल हो, IT हो, IT हार्डवेयर हो, स्पेशलिटी स्टील हो, ड्रोन्स हो, ये सब कुछ हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं PLI के आने के बाद भी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आने के बाद भी, और डिपेंडेंस आज भी हमारा सारे कंपोनेंट्स के लिए चाइना के ऊपर ही है। स्टील के लिए तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जापान के साथ ट्रेड कर लेते हैं, बट मैक्सिमम हाई स्ट्रेंथ स्टील कम्स फ्रॉम चाइना, ग्लोबली नंबर 1 है चाइना। ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या है कि हम शिफ्टेड, हमारी जो डिपेंडेंसी थी चाइना पे
जो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के लिए थी पहले, सिर्फ फिनिश्ड गुड्स, अब वो डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई है टू इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर राइजिंग कंज्यूमर डिमांड कि उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग मच टू चाइना बट वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत कुछ। ठीक है, कार की टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज, छोटे छोटे बटन से लेके बहुत कुछ हम आज भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड इट्स अ बिग रीजन टू वरी, क्योंकि पहले तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे मैन्युफैक्चर्ड गुड, फिनिश्ड गुड, और उस समय डिमांड भी कम थी लोगों की क्योंकि पैसे कम थे। अब पैसे भी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी बढ़ाना है हमें, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाना है तो सप्लाई चेन आएगा कहाँ से, सप्लाई आएगी कहाँ से, चाइना से। एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी, बिग रीज़न टू वरी कि हमारी डिपेंडेंस लगातार बढ़ रही है चाइना के ऊपर। तो जितने भी चोक पॉइंट क्रिएट करेगा उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी डू, वी कैन डू अ पिवट। हम अपने अलायंसेस बेहतर कर सकते हैं, हम फ्रेंड शोरिंग कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे देखो, मान लो कि चाइना से डायरेक्ट हम इंडिया नहीं आता है, बट इंडियन ट्रेडर्स ने थोड़ा सिस्टम निकाला कि चाइना से इंपोर्ट को ले गए कहाँ, यूएई, और वो यूएई से इंपोर्ट करते हैं। 10% 15% कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, नो डाउट, बट 5-6 गुना ज़्यादा कॉस्ट जो आपको यूरोप या जापान को देनी होगी वो नहीं देनी पड़ रही है। इंडिया में उससे महंगाई भी आ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट महंगे होने की वजह से फ़ोन्स भी आप आजकल आपको दिखते होंगे कि महंगे हो रहे हैं, बट और कोई रास्ता कहाँ से लाओगे। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, मतलब फ्रेंड शोरिंग का मतलब आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आपके फ्रेंड नेशंस हैं, आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करिए या वहाँ उनके थ्रू इंपोर्ट करिए। कि चाइना इंडिया को नहीं दे रहा, बट क्या करो, आप चाइना को, यूएई को तो एक्सपोर्ट कर रहा है, आप यूएई से इंपोर्ट करिए। इसको ये हो जाएगा फ्रेंड शोरिंग, यानी एक्टिवली डाइवर्सिफाइंग आवर सप्लाई चेन टुवर्ड्स ट्रस्टेड पार्टनर्स। दिस इज आवर फ्रेंड शोरिंग। की अलायंसेस कहाँ कहाँ इंडिया ने किया, स्ट्रैटेजिक की अलायंसेस, चाहे वो आपका जियोपॉलिटिकल नेचर का हो या इकोनॉमिक नेचर का हो। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये सारी कंट्रीज चाइना की एडवर्सरी है, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज मिलकर किस पे काम कर रही हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाने में, ताकि चाइना के ऊपर से इन सब कंट्रीज का डिपेंडेंस कम हो। और फर्स्ट चॉइस क्या है, इंडिया। तो इंडिया के साथ धीरे धीरे ट्रेड शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। जापान के साथ तो अभी भी ठीक ठाक है, यूएस इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर। ठीक, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी करनी है। मिनरल सिक्योरिटी, जैसे चाइना है वो ऑलरेडी साउथ अमेरिका के जितने माइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे माइंस हैं, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। तो इंडिया को भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करनी होगी मेजर नेशन के साथ, जैसे यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है, ताकि वहाँ जो क्रिटिकल मिनरल के माइंस हैं वहाँ पे इंडिया को एक्सेस मिले। और इंडिया में भी अगर कुछ माइने मिनरल्स मिल रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे लिथियम मिल रहा है रियासी कश्मीर में, तो बाकी सारे पार्टनर्स आके इंडिया की हेल्प करें इकोनॉमिक तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ताकि डिपेंडेंसी सिर्फ इंडिया की ना कम हो, दुनिया भर की कम हो। ठीक, नए नए एफटीएस भी साइन किए जा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, यूएई के साथ हो। तो यूएई को हम लोग इसीलिए यूज़ कर पा रहे हैं ना कि चाइना से अगर गुड्स यूएई जा रहा है, यूएई से भी इंडिया आ रहा है, क्योंकि एफटीए है तो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है, सिर्फ शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। यूके के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बेहतर एफटीएस लेके ज़्यादा बड़ा मार्केट एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट मार्केट्स को इंडिया का एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वहाँ से टेक्नोलॉजी इंडिया आ सके विदाउट डिपेंडिंग अपॉन चाइना। ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रेंड शोरिंग। तो गोल क्या है, एक रेजिलिएंट और डाइवर्जेंट सप्लाई चेन सिस्टम को क्रिएट करना, ताकि एक सिंगल कंट्री जो चाइना है वो वेपनाइज ना कर सके अपने आप को। ठीक है, क्रिटिकली वेपनाइज ना कर सके, गन की बात नहीं कर रहे, क्रिटिकली वेपनाइज ना कर सके कि वो दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकती है। ये करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, फ्रेंड शोरिंग एंड मेकिंग अलायंसेस। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, नेशनल रेजिलियंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी आनी चाहिए, एक PLI 3.0, मतलब जहाँ पे एक्चुअल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इंस्टेड ऑफ ओनली मेकिंग इंडिया द ग्लोबल असेंबली कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि सिर्फ असेंबली हो रही है, सेल्स बढ़ रहे हैं। नहीं, वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। डॉक्टर राजन का भी यही कहना था।
इसके साथ साथ एक नेशनल सप्लाई चेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाए। नेशनल सप्लाई चेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मतलब एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म जो अगर किसी एक कंट्री या किसी एक कंपनी के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ने लगे तो वो हमें वार्न करे, और उस वार्निंग के साथ साथ हमें सजेशंस भी मिले कि कैसे हम वो डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, चाइना हो या चाइनीज़ कंपनीज। और स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग मतलब रिजर्व्स बनाए जाए, चाहे वो आज ऑयल रिजर्व जो इंडिया के सिर्फ 9-10 दिन के हैं, स्ट्रैटेजिकली वो 100 दिन के होने चाहिए, सिर्फ 10 दिन के है ना। तो वो स्टॉक पाइल या इन्वेंट्री हम बड़ी कर सकें ताकि इन केस ऑफ सर्टेन वॉर और सर्टेन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमारा जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो ध्वस्त ना हो जाए। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट का मेजर हुआ। इंडस्ट्री क्या कर सकती है? इंडस्ट्री को भी तो एक्शन लेना होगा, यानी इंडस्ट्री को करना होगा चाइना पर से डिपेंडेंसी कम। चाइना पर से डिपेंडेंसी कम यानी चाइना प्लस एन का मतलब एन नंबर ऑफ कंट्रीज। सिर्फ चाइना से मत लीजिए, आप डिपेंडेंसी कम करिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सही में लगाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या करिए? अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, मल्टीपल कंट्रीज खोजिए, डाइवर्सिफाई करिए। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए कि हो सकता है कई टेक्नोलॉजी आपको ना पता हो, तो कई सारी इंडियन कंपनीज, जैसे जापान में क्या हुआ, यामाहा, होंडा, टोयोटा, ऐसे एडवर्सरी कंपनीज हैं, सब ने साथ में मिलके ईवी का एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, एक सिंगल चार्जर सॉल्यूशन लेके आए। वो काम इंडिया में भी कर सकती हैं कंपनी साथ मिलके, यानी क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इंस्टेड ऑफ competing, collaborate with each other so that you can invest more in research and development, making India global capital of manufacturing, high-end manufacturing. इसके साथ साथ डीप टियर मैपिंग की भी ज़रूरत है, यानी आपको अपने सप्लायर और एंटायर सप्लाई चेन उसका अंदाज़ा पता होना चाहिए। ठीक है, इन केस आपको ये लगता है कि आप सिंगल अगेन फिर आप एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो तुरंत वो साइकिल ब्रेक करके आप अपना डाइवर्सिफिकेशन शुरू करिए। इस तरह से इंडस्ट्री और गवर्नमेंट पॉलिसीज दोनों हेल्प कर सकती है इंडिया को चाइनीज़ डिपेंडेंस से बचाने में। बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये सोच के देखो 6-6, 7-7, 8-8 महीने, 1-1 साल से कितने सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड, चोक कर देता है इंडिया को। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू? चॉइसेस आर आर्स, डिपेंडेंसी और राइटिंग अ न्यू डेस्टिनी फॉर इंडिया। यानी चाइना एक्सपोर्ट डिनाइल करेगा, वो उसका कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म मेजर है इंडिया को रोकने के लिए, बट क्या हम उसमें फंसते हैं या क्या हम उसका कोई तोड़ निकाल पाते हैं, वो हम पे है। क्योंकि हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा डीप है डीप, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उस जो डेप्थ पे हम चले गए हैं, हर एक अंधेरी सुरंग का एक जगह ऐसी होती है जहां आपको एक दिया, एक नई सुबह दिखाई देगी। वो आपको देखना होगा, वो आपको खोजना होगा। सरकार, इंडस्ट्री, लोगों को साथ मिलकर खोजना होगा। इसके साथ साथ बिल्डिंग अ जेन्युइन डोमेस्टिक इकोसिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी। जेन्युइन यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है कि हम रॉ मटेरियल वहाँ से ले आ रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, उससे वो ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल छोटे छोटे कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इंडिया में बने ताकि वर्टिकली इंटीग्रेट हो सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं अपने फाइनल स्टेटमेंट की कि होल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए। इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, सबको साथ आना होगा। और उसके साथ साथ हमें सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा, सिक्योर करना होगा अपने भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन इकोसिस्टम, एंड वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना एनी हाउ। Okay, I hope you have liked it. We have covered almost all the aspects of this Chinese export dependency and chokehold, और क्या हम कर सकते हैं वो भी। So how do you like it? Do comment. आपके क्या suggestions हैं, इंडिया क्या कर सकता है? Do comment. Use this to enhance your answer writing skills. Like this video अगर आज के वीडियो से आपके नॉलेज में enhancement हुआ है तो। Share this. We will meet again soon. And always remember, high scores with HS Live on any study IQ courses. ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स प्रतिज्ञा बैच 30th of June तक आपका सेल। तुरंत कांटेक्ट करो टीम को 76400300। We'll meet again soon. Thank you everyone. Bye bye. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।